गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वैभव सर ने आज पूरा माहौल बना रखा है। सर फील दे रहे हैं पूरी तरीके से क्लासरूम। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ऑनलाइन लाइव क्लासेस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने एक कॉरपोरेट एंड अदर लॉज पेपर में कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन स्टार्ट किया था, and there I have discussed that basically the syllabus of corporate law is basically Companies Act 2013, and उसके अंदर पहले 10 चैप्टर, टोटल 29 चैप्टर्स आते हैं इन कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट 10 चैप्टर्स इज अ syllabus which is of 60 marks in your first part of the paper, that is the corporate laws। अच्छा, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कंपनी लॉ जो है, what is the nature of this law? This law basically regulates what? Company form of business. It means whenever any business is done in the form of a company, जब भी कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में होता है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट बिजनेस मे बी रिलेटिंग टू गुड्स और मे बी रिलेटिंग टू सर्विसेज, एंड इट मे बी एनी गुड्स और एनी सर्विसेज। बस हमें एक चीज खाली क्या देखना है, कंपनी फॉर्म में अगर बिजनेस हो रहा, फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस क्या है? कंपनी है। उसके बाद बाकी चीजें रिलेवेंट नहीं है, चाहे वो बिजनेस गुड्स का है या सर्विसेज का, किस गुड्स का किस सर्विसेज का, ये सब चीज़ें रेलिवेंट नहीं है। एंड एक बात आपको खाली चेक क्या करना है कि साहब इफ द एनी बिजनेस वेदर इट इज रिलेटिंग टू गुड्स, एनी काइंड ऑफ गुड्स, और एनी बिजनेस रिलेटिंग टू सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, if that business is being done in the form of a company, one thing is very clear that the each and every aspect of that business will be regulated by which law? By the provisions of company law। अच्छा, जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं तो प्राइमरली वी टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013, एंड इट्स वन ऑफ द लॉज मेड ऑन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वन ऑफ द मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट, एंड दैट्स वाई हु हैज मेड इट? पार्लियामेंट। बताया था यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर, एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे दोनों बना सकते हैं, दैट इज पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, ये पार्लियामेंट ने बनाया, दैट्स वाई दिस एक्ट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 में लिखा हुआ ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, बिकॉज वी हैव ओनली वन पार्लियामेंट इन आवर कंट्री, दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, कुछ भी नाम बोल सकते हैं। नाउ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, वैसे ब्रीफली मैंने बताया था बट थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देखिए, we have discussed in the last class that first of all this act has got, it is divided into 29 chapters containing how many sections? 470 sections. And after these 29 chapters comprising the 470 sections, we have 7 schedules. लास्ट में 7 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। उन शेड्यूल्स में क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, धीरे धीरे। शेड्यूल 3 मैंने थोड़ा सा बताया था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में दे रखा है, उनके फॉर्मेट एंड कंटेंट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड हैं। बाकी हम सारे शेड्यूल्स के बारे में जैसे जैसे चलेगा टॉपिक आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जो 29 चैप्टर्स containing 470 sections and after that we have 7 schedules, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। मैंने कल बताया था कि साहब जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं तो वी डोंट टॉक ओनली अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, वी ऑल्सो टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट 2013, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसाइडेड केसेस सारे। इसलिए बताया था लॉ इज अ वाइडर टर्म देन द एक्ट, एंड बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉ क्या है? एक्ट है। को एक्ट से ही, एक्ट में ही लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव बॉडी को पावर दे रखी टू मेक द रूल्स, सब ऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव बॉडी को टू मेक द रेगुलेशंस, एंड इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करके कोर्ट डिसाइडेड केसेस होते हैं, कोर्ट के डिसीजन होते हैं। तो अल्टीमेटली ओरिजिनल अगर लॉ देखे जाए तो क्या है? एक्ट है। बट उसमें और जब एक्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक्ट आपको और भी चीज़ें ऐड हो जाती है तो कंप्लीटली सारी चीज़ को मिला के क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। इसलिए मेरा लॉ इज अ वाइडर टर्म देन द कंपनी, जैसे एक जनरल बात है लॉ इज अ वाइडर टर्म द एक्ट, कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आता है कंपनी लॉ इज अ वाइडर टर्म देन द कंपनीज एक्ट। बट अगर कोई बोले कि साहब कम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो क्या आंसर होगा? एक्ट। एक्ट से, क्योंकि ओरिजिनल लॉ तो वही है, उसी से
रूल्स बनाने की पावर निकली, उसी से रेगुलेशन बना। अच्छा बताइए, आइडियली स्पीकिंग there should not be any contradiction between the provisions of a particular act and the provisions relating to rules of that particular act. ठीक है, आइडियली कोई कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी मान लिया गलती से एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कुछ ऐसी चीजें रूल्स में लिख दी है जो आपको लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया उसके प्रोविजन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा, ऑब्वियसली बात है। वाई? बिकॉज उसकी सुप्रीमेसी है, वो प्राइमरी लॉ है भाई, वहीं के थ्रू तो आपको पावर मिली है। एक चीज बताइए, मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने मान लिया पावर को एक पावर दी कि मेरी पावर वो एक्सरसाइज कर सकती है। अगर मान लिया कुछ गलत पावर एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली मुझे ओवरराइड थोड़ी कर सकती है। अल्टीमेटली शी डिराइव्ड द पावर फ्रॉम मी इटसेल्फ, तो मुझे ओवरराइड थोड़ी कर सकती है। एग्जैक्टली दैट इज द सिचुएशन। तो कभी भी ऐसा हो कि साहब हम बोलते हैं पेरेंट लॉ कौन सा है? एक्ट है, बाकी सब क्या उसके बच्चे हैं। इसका मतलब है कभी भी वो ओवरराइड नहीं करेगा, कभी भी। आइडियली तो कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए, बट कभी हो जाए, गलत रूल्स बन गए, गलत रेगुलेशन बन गए, प्रिवेल क्या करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा, वो प्राइम। और उनको क्या बोलते हैं? रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लॉ मेड बाय द ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब सुप्रीम लॉ कौन सा? एक्ट है, एंड उन सबको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। डेलीगेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज पावर हैज बीन डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसका इस्तेमाल कर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने वो लॉज बनाए, रूल्स रेगुलेशन, एंड दैट्स व्हाई दोज लॉज आर कॉल्ड एज द रूल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क द डाउट। कोई भी बात है, कोई बात क्लियर नहीं है तो पूरी फ्रीडम है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हम। चलिए आगे देखिए, जब हम यहां पे कोई मैंने 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चैप्टर नंबर 2। जैसे समझाने के लिए हम किस पैटर्न में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 का अच्छा नंबरिंग है, तो क्या नाम भी होगा कोई चैप्टर का? है ना। तो चैप्टर 2 का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में और उससे रिलेटेड इंसिडेंटल चीजें हैं, उससे रिलेटेड चीजें। ये चैप्टर 2 का नाम है। तो चैप्टर 2 में जो सेक्शंस होंगे हम वो बताएंगे। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे सेक्शन नंबर जो है, मैं भी चैप्टर 2 नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ पैटर्न क्या होगा। जो सेक्शंस हैं 3 से लेके 22 सेक्शंस क्या हैं? 3 से 22। मैं हर एक टॉपिक जो पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से पहले इन द वेरी बिगिनिंग कोई चैप्टर नया स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा ये सेक्शंस 3 से लेके 22। अच्छा, ये तो एक्ट की बात है। एक्ट का चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 2, उसका नाम ये है, उसमें ये सेक्शंस है। क्या इससे रिलेटेड रूल्स होंगे? अच्छा, कल बताया था रूल्स किसने बनाए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट्स द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी पर्टेनिंग टू द कंपनी लॉ। ये सुनो, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, बताया कंपनी लॉ मैटर्स में जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर? राइट नाउ हु इज द मिनिस्टर ऑफ दैट मिनिस्ट्री? ठीक है, निर्मला सीतारामन। शी इज द मिनिस्टर फॉर बोथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज वेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोनों की मिनिस्टर वही हैं, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। नाउ यहां पे देखिए, आपको साथ में हम रूल्स भी पढ़ेंगे। बता रहे लॉ कंप्लीट नहीं है विदाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। और चैप्टर वाइज मैंने बताया एमसीए ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या बनाया है? चैप्टर वाइज क्या बनाया है? रूल्स। तो रूल्स के नाम कैसे रखे गए समझिएगा। देखिए, रूल्स के नाम इस तरीके से रखे गए हैं। सबसे पहले कंपनीज वर्ड आएगा, ब्रैकेट में उस चैप्टर का नाम आएगा जिस चैप्टर से रिलेटेड वो रूल्स है। लाइक हम अभी चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो ब्रैकेट में नाम ऐसा आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। जरूरी नहीं कि पूरा फुली लिखा है, लेकिन आपको नॉर्मली फुली होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है तो शॉर्ट में आपको इनकॉर्पोरेशन कंपनीज ब्रैकेट क्लोजेस। रूल्स बताता मैक्सिमम रूल्स कब इफेक्टिव है? 2013 2014 रूल्स 2014 ज्यादातर रूल्स। बट अगेन मैंने बताया सब 2014 में इफेक्टिव नहीं, कुछ 2015 में भी हुए, कुछ 2016 में भी हुए, तो कुछ में वो भी नहीं, लेकिन ज्यादातर रूल्स 2014 के बने हुए हैं ज्यादातर। तो ये अच्छा, तो ये ब्रैकेट में ये क्यों डाला? जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रूल्स किससे रिलेटेड है? चैप्टर 2 से रिलेटेड है। नहीं क्योंकि नहीं डालोगे तो पता कैसे जाए कौन सा रूल्स किस चैप्टर से रिलेटेड है। ये सुनो, हमें रिलेट करना हो, हम बोले कि मान लीजिए इसका बोलते हैं, हम बोलते हैं रूल नंबर 5, तो हमें पता पड़ेगा रूल नंबर 5 किसका?
बताना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा रूल नंबर 5 ऑफ दीज रूल्स, तो पता लग जाए ना कि आप ये रूल नंबर 5 इस रूल्स, ये रूल्स किससे रिलेटेड है, चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 उसका नाम है चैप्टर 3, खाली समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अच्छा जो फॉर्म्स भी होंगे हर एक चैप्टर के, वो भी कहीं ना कहीं चैप्टर के नाम से डिराइव किए गए हैं। जैसे चैप्टर के नाम में प्राइमरी, चैप्टर के नाम में जो प्राइमरी वर्ड है कौन सा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तो जितने भी फॉर्म्स है इस चैप्टर में दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर INC। किससे स्टार्ट होते हैं, INC। अब पढ़ोगे INC1, INC2, INC3, INC, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, इस INC1 कहाँ यूज होता है, INC2 कहाँ यूज होता है। लेकिन एक बात क्लियर क्या है, अगर INC आगे आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये सारे फॉर्म किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। एक तरीका बनाया हुआ स्ट्रक्चर, तो मैं पहले तरीका समझा रहा हूं किस तरीके से पूरे लॉ को स्ट्रक्चर किया हुआ है, यू शुड नो अबाउट दैट, इससे आपको पता लगेगा कि सब किस तरीके से। तो फॉर्म्स के नाम भी सिस्टमैटिक रखे हुए हैं, चैप्टर के नाम से कुछ मेन वर्ड को पिक किया, उससे उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया INC। इसका फुल फॉर्म लिखना नहीं है आपको, फॉर्म का नाम, जैसे INC1 एक फॉर्म होगा, INC2 दूसरा फॉर्म होगा, INC3, ऐसे कई सारे फॉर्म मिलेंगे, और बताऊंगा कौन सा फॉर्म किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये। लेकिन एक बात क्लियर, जितने भी फॉर्म चैप्टर 2 से रिलेटेड होंगे वो सब किससे स्टार्ट होंगे, INC से स्टार्ट होंगे। और INC किससे डिराइव किया गया है, इनकॉर्पोरेशन वर्ड से डिराइव किया गया है। इज द क्लियर, इज द क्लियर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, देखिए जैसे अगर हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 7, और ये नंबर भी चैप्टर के रोमन में है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, मैं बताऊं चीजों को जितना परफेक्शन से करेंगे उतना अच्छा। जब लॉ मेकर्स ने आपके नंबर ऐसे डाल रखे तो आप उसको बदलिए मत, ठीक है। नंबरिंग ऐसे करेगी चैप्टर्स के रोमन में। चैप्टर नंबर 7 देखिए, चैप्टर 7 इसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 7। अच्छा इसमें जो सेक्शंस हैं दैट रन्स फ्रॉम सेक्शंस 88 टू 122, बड़ा चैप्टर है, 88 से लेकर 122 तक, सेक्शंस 88 टू 122, दीज आर द सेक्शंस ऑफ चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है इस चैप्टर का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप मुझे खुद ही बताइए, जो पैटर्न मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंगली इसके रूल्स का नाम क्या होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स का नाम क्या होगा। पहले क्या आएगा, कंपनीज, ब्रैकेट में क्या आएगा, चैप्टर का नाम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट क्लोजेस, रूल्स 2014। ज्यादा रूल 2014 में बने ज्यादातर, बट अगेन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई जगह आपको बाद में भी बने हैं। क्लियर है। अच्छा इस चैप्टर के जितने भी फॉर्म्स है दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर MGT। MGT किसे निकाल गया है, मैनेजमेंट वर्ड से, कि उसका शॉर्ट बना दिया MGT। तो जितने भी फॉर्म्स इस चैप्टर रिलेटेड है वो MGT स्टार्ट होंगे, MGT1, MGT2, MGT3, समथिंग लाइक दैट। अब वो कौन सा फॉर्म MGT1 कहाँ यूज होता है, MGT2 किस चीज के लिए यूज होता है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि सब जितने भी फॉर्म्स चैप्टर 7 से रिलेटेड होंगे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर, वो सब किससे स्टार्ट होंगे, MGT। मैंने क्या पता बार बार किस तरीके से चीजें बनी हुई है, पहले वो समझो। क्या होता हमें वो सब क्लियर नहीं होता तो हम पढ़े जाते हैं, तो क्या होता हमें आधी बात तो समझ आती नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं पता बनाया कैसे लॉ। तो वो सारी बातें जब क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर किया गया है, तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये एक्ट का स्ट्रक्चर है, 29 चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 470 सेक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ पहले 10 चैप्टर हैं, सेक्शन 1 से लेकर 148। जो लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो है आपका, दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जो एकदम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी है, सेक्शन 139 टू 148। 148 लास्ट सेक्शन नंबर आपके सिलेबस, उसके बाद के सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। CA आपकी जो आपका 8 आपको कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन है। इज दैट ओके विद एवरीवन, कोई कंफ्यूजन। चलें आगे। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सब कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर कौन है, कौन लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट उसने बनाया है, एंड दैट्स व्हाई इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कंपनीज एक्ट बन गया तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो बॉडीज इन्वॉल्व हुई, क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोलिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलिए, एक ही बात है।
तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। जिनके पास बुक नहीं है आप अगल बगल से शेयर कर सकते हैं, वैसे कोई ज्यादा भी बुक की जरूरत है भी नहीं, मैं यहां पर जो डिस्कस कर रहा हूं यहां ध्यान दीजिए। सी कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में जिन बॉडीज के बारे में बात करूंगा क्या वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होंगी? हाँ, एडमिनिस्ट्रेट करना या एग्जीक्यूट करना एक ही बात है। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर की जो बात हमने कर ली इन द कॉन्टेक्स्ट कंपनी लॉ दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो बॉडीज के बारे में बात करेंगे उनका नेचर क्या होगा? दे विल बी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एक बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। जब भी हम कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात, एमसीए की बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ये पूरे कंट्री में एक ही है, इसका ऑफिस है कहां पे, को बताएगा? मुंबई में? ऑब्वियसली दिल्ली में यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्री का ऑफिस, बोलते हैं दिल्ली इज द पावर सीट। दिल्ली बोलते हैं हिंदुस्तान की पावर सीट है, सारा कंट्रोल देखा जाए सेंटर यहां ही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं से ऑपरेट करती है। तो ये इसका ऑफिस है। अगर इंडिया गेट के पास एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसका नाम है शास्त्री भवन, अगर किसी ने देखा हो, इंडिया गेट के पास ही है, एंड उस बिल्डिंग का नाम है शास्त्री भवन। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, बहुत सारे। उसी के अंदर एक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी है, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। दैट इज वन फॉर द एंटायर कंट्री, एक ही है ना ये पूरे देश के लिए। ये सुनो, अब आगे इसके नीचे, ये तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। अब इसके नीचे अंडर द एमसीए वी हैव 7 रीजनल डायरेक्टर्स। We have 7 regional directors. शॉर्ट में हम बोलते हैं आरडी। क्या बोलते हैं? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। कितने हैं? 7। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, लॉ में ना कभी भी पुरानी चीज गूगल आप करोगे तो गूगल करने से जो चीज इंफॉर्मेशन आती है, कहीं कोई चीज मेरी जो चीजें बताई से डिफरेंस आ रहा है, प्लीज डिस्कस विद मी, प्लीज डिस्कस विद मी। बच्चा क्या होता है, कोई डिफरेंस चीज आ जाती है, मैंने कुछ क्लास में बताया और गूगल पे कुछ सर्च किया या कोई किताब पढ़ी या किसी और टीचर से कोई बच्चा पढ़ रहा, आपस में डिस्कस किया, कहीं भी मेरी बताई बातों में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, प्लीज एंड प्लीज डिस्कस विद मी व्हाई आई एम सेइंग सो। एक, कई बार क्या होता है, एक ही बात को कहने के तरीके 10 होते हैं, तो क्या हुआ, किसी ने किस तरीके से कहा है, किसी ने किस तरीके से, बाद में फर्क आ जाएगा। एक हो सकता है दूसरी जगह आपने देखा वो भी सही हो, लेकिन उसका तरीका कहने का अलग है। क्लियर? दूसरा आपको मैं बता, दूसरा एक गड़बड़ क्या होती है, क्या जो होता है, क्या ह्यूमन नेचर क्या है, कोई डिफरेंट बात कहीं से पता लगती है तो बच्चा तुरंत घबरा जाता है। अच्छा, वो डिस्कस नहीं करता, या तो क्या करेगा, आपको ये भी हो सकता है उसको कई बार डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। प्लीज डिस्कस विद मी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कहां पे क्या गड़बड़ हो रही है आपको, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा, देखिए, बट अल्टीमेटली इंसान है, गलती किसी से हो सकती है, बट हमारी मेरी पूरी कोशिश होती है, कोई चीज़ आप पूछेंगे और मुझे नहीं पता तो मैं जरूर ये बोलूँगा आपको, मैं देख के बताऊंगा, मैं चीज़ें कंसल्ट करके बताऊंगा, देख के बताऊंगा, एंड गलत नहीं बताऊंगा। इसलिए कहीं डिफरेंस आया तो घबराना नहीं है, एंड डिस्कस कीजिए आप, ठीक है। डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या लिखा, कंपनी जेट में कितने सेक्शन है, गूगल पे देखना, कोई डिफरेंट भी आ जाएगी। तुम बोले ये क्या कहानी है? एक्चुअली क्या है, सही तरीका बोलने का ये होता है कि लास्ट सेक्शन नंबर जो होता है उसके हिसाब से बोला जाता है। तो कंपनी जैक्ट में लास्ट सेक्शन नंबर क्या है? 470, उसके हिसाब से बोला जाता है। सही तरीका यही है। लेकिन कई कमाल के लोग क्या, बहुत लोग वेले बैठे हैं आजकल, उनको सोशल मीडिया पे क्या होता है, आप जानते हैं, पूरी नोटंकी करनी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, गिन के लिख देते हैं। अच्छा, गिनने में क्या कई सेक्शन ऐसे होंगे जो आपको सेक्शन नंबर हैं, बट उसका कंटेंट क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है अमेंडमेंट से। हाँ है ना भाई, 2013 में आज करीब 10 साल होने जा रहे हैं, तो चीज़ें में उसमें भी तो अमेंडमेंट्स हुए हैं। अच्छा, कुछ सेक्शन नए भी ऐड होंगे, कुछ डिलीट भी होंगे, तो काउंटिंग करेंगे तो क्या 470 आएंगे? तो कई लोगों ने काउंट करके लिख दिए हैं, तो डिफरेंस आएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब ये अगर आप पूछोगे तो मैं आपको समझा दूंगा ना कि गड़बड़ क्या हो रही है, और नहीं पूछोगे मन में सोच लिया सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही है ना। और जहां पे आपका ट्रस्ट नहीं बना,
एक चीज आप सीख नहीं सकते। आप कोई दिमाग में वो चीज आपको परेशान करेगी कि वो जो डिस्ट्रेस फैक्टर जो डेवलप हो गया है वो आपको सीखने ही नहीं देगी, वो दिमाग में हमेशा ही रहेगा। हमेशा बोलते हैं जब इंसान ये फील करता है आई एम इनटू द सेफ हैंड। सेफ हैंड का मतलब क्या है कि मैं ऐसे अंदर बंदे के गाइडेंस में हूं जो मुझे गलत गाइड नहीं करेगा, मुझे सही रास्ता दिखाएगा, मुझे सही आपको चलाएगा, ठीक है, मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तो वहां अलग ही आपका क्या होता है, आपकी अचीवमेंट डिफरेंट होती है। लेकिन आप डिस्ट्रेस से बैठेंगे तो क्लास में कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, कि दिमाग में तो वो बात निगेटिव चीज क्या हो रही है, आपको बार बार क्या करे, परेशान करे। इसलिए कंसल्ट कर लीजिए, बात खत्म हो गई। और कहीं मेरी गलती हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इसमें भी कोई ईगो वाली इशू नहीं है। ये कोई मेरी गलती हो तो आई विल करेक्ट, मैं पूरी क्लास को बताऊंगा ये मैंने गलत बता दिया था, इसको ऐसे करो। लेकिन डिस्कस कीजिए, ठीक है। ज्यादातर चीजें ऐसे ही हैं दुनिया भर। मैं हमेशा बोलता हूं गूगल कैन गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट कैन नॉट गिव यू द नॉलेज, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ज्यादातर लोग नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस करना भूल गए हैं। बट इंफॉर्मेशन आज के नहीं बोलते, आजकल के बच्चे, आप सुनते हो सभी पेरेंट्स बोलते हैं, हम भी बोलते हैं आजकल के बच्चे, और हम तो जिस उम्र में कुछ पता ही नहीं था, आजकल उस उम्र में बच्चे क्या क्या जानते हैं। है ये फैक्ट है, जानते हैं, फैक्ट है ये बात, ठीक है। क्या क्या चीजें जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे देखो, आपको 2-2 साल के बच्चे कैसे मतलब यूट्यूब खोल लेते हैं वो स्मार्टफोन पे। अब 2 साल के बच्चे, हम लोग जब 2 साल के थे ठीक से नाक नहीं पोंछनी आती थी, और आजकल 2 साल का बच्चा देखो क्या टंच होकर घूमता है एकदम, हो सकता है वो भी कहीं वैलेंटाइन से निकल गया आज। हाँ है ना, आजकल के बच्चे बड़े लेकिन एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, आजकल के बच्चों का इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज नहीं है, ये बात मानो। और इंफॉर्मेशन तो इतनी ज्यादा है, बम्बार्डिंग इंफॉर्मेशन की, ठीक है, इतनी ज्यादा है वो उसको पचा ही नहीं पा रहा है, नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट पहले के लोग को नॉलेज जितनी एज में होनी थी उससे डबल एज के लोग के, आजकल के लोग को उतनी नॉलेज उस डबल एज पे भी नहीं है। तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना सीखिए, और ये दोनों चीज बहुत अलग अलग है। अनफॉर्चुनेटली लोग इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझने लगे। तो गूगल कैन गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट नॉट नॉलेज। अगर होता तो सारे यूनिवर्सिटी, सारे मेडिकल कॉलेज, आप बताइए कोई बीमारी किसी को है, अगर आप गूगल पे डालोगे पूरी दवाइयाँ सब कुछ, सर्जरी कैसे परफॉर्म होगी वो भी आ जाएगा, उसका वीडियो भी आ जाएगा। कर लो ब्रेक के बिट सर्जरी, कर लीजिए, ये भी आ जाएगा वीडियो उसके अंदर, सत्यानाश कर दो पेशेंट का। तो कहने का मतलब ये कि सब इंफॉर्मेशन बहुत है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, और एक नेक्स्ट स्टेप होती है, हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज, फिर बोलते हैं एक स्टेज बोलते हैं विजडम। वो और लेटेस्ट स्टेज है, वो बहुत सालों के बाद आती है। विजडम का मतलब ऐसी ऐसी चीज समझना जो कहीं नहीं लिखी हुई है, कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है। वो अपने आप अंदर का ज्ञान जब डेवलप होता है उसमें टाइम लगता है, वो एक दिन में कोई भी सालों लगते हैं उसमें। कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं सर ये आपने कैसे इंटरप्रेट कर लिया, किसी किताब में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कहता बेटा समय के साथ तुम्हें भी आएगा, वो एक दिन में कैसे आ जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट, उसमें टाइम लगता है, धीरे 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 करके आपको फिर लेकिन अगर सही ट्रैक पर चलेंगे तब वहां पहुंचेंगे। मैक्सिमम लोग तो विजडम छोड़िए और नॉलेज तक ही नहीं पहुंच पाते, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन में अटके रह जाते हैं। उस स्टेजेज है 1 2 3। एनीवे, देखिए बीच में उल्टे सीधे कमेंट थे, पृथु तुम बोल रहे थे ये सोच रहा कि पीछे से मैं कमेंट्री, बेटा तुम्हारी उम्र में हम भी थे, हमें सब पता है क्या क्या होता है। एनीवे देखिए, और तुम बदमाशी करने के सोच रहे हो तो मैंने बताऊं, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। मैंने अपने जिंदगी के 8 और 3 11 साल हॉस्टल में बिताए हैं। 8 साल स्कूल में, 5वीं से लेके 12वीं तक, ठीक है। और उसके कॉलेज में भी मैं हॉस्टल में ही था, हंसराज कॉलेज के हॉस्टल में था मैं। तो बदमाशी तुम क्या जानते हो, मैं बदमाशी में दिखाऊंगा तो समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए जीत नहीं पाओगे, बदमाशी पे भी उतरोगे तो जीत नहीं पाओगे मेरे से। हाँ सॉरी अब आ गया देखो लाइन पे, तो शराफत पे आ गया। ये देखा बड़ा बदमाश बैठा सामने। एनीवे देखो, मैंने हॉस्टल लाइफ तो आप जानते हो हॉस्टल में बदमाशियाँ कितनी होती है। एनीवे जो अपनी देखो सब कुछ देखा है, लेकिन ये पता है हमें क्या करना है। हॉस्टल लाइफ में कितनी ड्रिंक चलती है, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाई। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी थिंकिंग है कि साहब कि भाई आपको किस रास्ते चलना है। देखिए,
7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, पूरे कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया गया है और हर एक रीजन का एक हेड अपॉइंट किया गया, दैट इज रीजनल डायरेक्टर, एंड शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। तो रीजन्स कैसे बनाए गए देखिए आपको, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 तो ये हो गए, देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। और ये रीजन ऐसे बनाएंगे कि कोई भी एरिया एक रीजन में फॉल कर दूसरे में नहीं, सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, समझ रहे हैं? पूरे कंट्री ऐसा तो है कि कोई एरिया कोई स्टेट यहां भी फॉल कर रहा है, यहां भी ऐसा नहीं होगा। वो पूरा प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है कि नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, ईस्टर्न में कौन से आएंगे, वेस्टर्न में कौन से आएंगे, सदर्न इंडिया में कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ऐसे पूरे कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया फॉर द पर्पज ऑफ दिस। क्लियर? अच्छा, इनके ऑफिस कहाँ पे? हर एक रीजन का जो मेट्रो सिटी है। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया का मेट्रो सिटी न्यू दिल्ली, तो आरडी नॉर्थ का ऑफिस कहाँ पे? आरडी नॉर्थ का ऑफिस कहाँ पे? न्यू दिल्ली। तो आरडी नॉर्थ का ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। देखिए, और ऐसे हम लिखते हैं, पूरा अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आपको ऐसे लिखते हैं रीजनल डायरेक्टर, पूरा शॉर्ट में आरडी ब्रैकेट में एन, क्योंकि खाली आरडी बोलने से पता है कौन सा आरडी की बात कर रहे हैं। तो पूरा और फुल लिखना है तो रीजनल डायरेक्टर ब्रैकेट में नॉर्थ। समझ में आ गया? उसका ऑफिस कहाँ पे? न्यू दिल्ली। रीजनल डायरेक्टर ईस्ट का ऑफिस का, ईस्टर्न इंडिया का मेट्रो सिटी कौन सा है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है ना, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया का मुंबई। सब याद करने का तरीका के साथ जो मेट्रो सिटी है उनके अंदर आपको उस रीजन के जो मेट्रो सिटी हैं। सदर्न इंडिया का चेन्नई, तो रीजनल डायरेक्टर साउथ का ऑफिस कहाँ पे? चेन्नई में। ये देखो चीजें भी पता होनी चाहिए कहाँ ऑफिस है। कल के दिन जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई काम है, वहां एप्लीकेशन लगानी है, वहां जाकर पर्सनली मिलना है, आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा साहब ऑफिस कहाँ पे है। देख, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट, इसका ऑफिस शिलोंग। नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद गुजरात में है। अच्छा, गुजरात के लोकेशन देखो, नॉर्दर्न इंडिया को भी टच करता है, वेस्टर्न इंडिया को भी टच करता है। एंड साउथ ईस्ट दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश सदर्न इंडिया को भी टच करता है, ईस्टर्न इंडिया को भी टच करता है। तो ये 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। नॉर्थ न्यू दिल्ली, कोलकाता, ईस्टर्न रीजनल डायरेक्टर ईस्ट, रीजनल डायरेक्टर वेस्ट मुंबई, रीजनल डायरेक्टर साउथ चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद, साउथ ईस्ट हैदराबाद। ये 7 रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस मैंने आपको बता दी कहाँ पे हैं। क्लियर? ये किसको रिपोर्ट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सबऑर्डिनेट है। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है? एमसीए। अच्छा, अब देखिए, हर एक रीजन में क्या नंबर ऑफ स्टेट्स फॉल करते होंगे? क्या हर एक रीजन में नंबर ऑफ स्टेट्स फॉल करते होंगे? कि हमने पूरे कंट्री को सिर्फ 7 रीजन में डिवाइड किया, बट स्टेट तो बहुत सारे हैं। ये सुनो, तो जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल के नॉर्दर्न इंडिया, तो नॉर्दर्न इंडिया का देखा जाए कंपनी लॉ मैटर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? आरडी नॉर्थ। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में आपको कई सारे स्टेट्स फॉल कर रहे हैं। एक अथॉरिटी आपने नाम सबने सुना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी। ये स्टेट वाइज होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग। जनरली एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। कई केस में ऐसा मिलेगा साहब एक ही आरओसी, एक से ज्यादा स्टेट का आरओसी है। कई बार एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है, एक्सेप्शन है। अच्छा, जैसे बोलते हैं हाई कोर्ट क्या स्टेट वाइज होता है? जनरली पहले होता है क्या? जनरली हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है। इसमें भी कंफ्यूज है बेटा। एक तो है ना, सब बच्चों को एक बात, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, और जो बच्चे अभी नए आए हैं, बेटा एक अखबार पढ़ना शुरू कर दो। एंड आपको मैं एश्योर करता हूं, अखबार पढ़िए, 1 महीने के अंदर अपने में डिफरेंस देखना आप। जो आप छोटी छोटी बात में अटक जाते हैं, क्योंकि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिस्टम बहुत खराब है, और आपकी नहीं ओवरऑल आज की सब वही बोला इंफॉर्मेशन गूगल खाली देखते हैं। पता कुछ अच्छा, पहले गूगल था, फिर लोगों की इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग कैसे थी? पहले तो गूगल नहीं था, तो उल्टा कैसे हो गए? मतलब आपके एट द योर फिंगर टिप इतनी चीजें अवेलेबल है, फिर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर क्यों है? तो सब समझने की कोशिश कीजिए, एक अखबार पढ़िए, देखिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी, जनरल अंडरस्टैंडिंग भी, ओवरऑल पूरे सिस्टम के बारे में 10 बातें पता लगेगी। जनरली जैसे हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है, कुछ कुछ केसेस में, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, इन तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है। ये एक्सेप्शंस हैं। जनरली क्या है? हाई कोर्ट क्या है? स्टेट वाइज। वैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जनरली क्या है? स्टेट वाइज। हर एक स्टेट का अलग अलग आरओसी है। लेकिन
ये नहीं कि साहब एक्सेप्शंस नहीं, यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं कुछ केसेस, जैसे दिल्ली हरियाणा कॉमन आरओसी है, दिल्ली अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, लेकिन आरओसी दोनों का कॉमन है, ठीक है, दोनों का क्या है, कॉमन है। दिल्ली में जो आरओसी है उसको बोलते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, आरओसी ऑफ एनसीटी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज वेल एज हरियाणा, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, स्टेट एक है, एक से ज्यादा आरओसी है, वो एक्सेप्शन है, बट जनरली आरओसी क्या है, स्टेट वाइज, हर एक स्टेट का अलग अलग आरओसी। जैसे हाई कोर्ट आपका स्टेट वाइज है, एक्सेप्शंस आर देयर, वैसे ही भी है। अच्छा, एक रीजन के अंदर क्या बहुत सारे स्टेट फॉल करेंगे। जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सब पड़ेंगे। इन सारे स्टेट के आरओसी किसको रिपोर्ट करते होंगे, तो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ। ऐसे अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल फॉल करेगा, असम फॉल करेगा, उड़ीसा फॉल करेगा, या और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। इन सारे स्टेट्स के आरओसी किसको रिपोर्ट करेंगे, आरडी ईस्ट। किसको करेंगे, आरडी ईस्ट। आई होप यू गॉट द पैटर्न, गॉट द पैटर्न। तो लोएस्ट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन है, आरओसी, ठीक है, जो स्टेट वाइज हर एक स्टेट का अलग अलग है, उसके ऊपर कौन है, आरडी रीजनल डायरेक्टर। वो कितने, टोटल 7, एंड एक आरडी के नीचे नंबर ऑफ आरओसी फॉल कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल द आरडीज आर रिपोर्टिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक चीज समझाता, एक जनरल बात समझाता हूं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट में सब पढ़ा भी होगा, ठीक है, पर प्रैक्टिकली समझिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा होता पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड का मतलब हमेशा टॉप पे एक होगा, फिर जैसे नीचे जाएंगे तो क्या बेस बड़ा होता जाता है, हायर। देख लीजिए, एक एमसी, एक, फिर 7 आरडी, आरओसी तो बहुत सारे हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, दिल्ली पुलिस की बात करें, कमिश्नर ऑफ पुलिस एक ही है दिल्ली पुलिस का, एक, फिर उसके नीचे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, फिर उनके नीचे एसीपी, उसके नीचे एसएचओ, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, सब क्या बढ़ता जा रहा है। तो कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो हमेशा पिरामिड मिलेगा आपको, हमेशा पिरामिड एक बेसिक चीज होती है सब जगह। एक कंपनी में जाएंगे, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पे, चेयरमैन ऑफ द कंपनी टॉप पे, उसके नीचे हो सकता है एमडी, और चेयरमैन एमडी कॉमन भी होता है, कि सीएमडी बोलते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके नीचे डायरेक्टर, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे जनरल मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर, ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और जैसे जैसे बेस नीचे आएंगे तो बेस बड़ा होता जाएगा। तो कई बार लोग बोलते भी हैं कि साहब, कई बार अच्छा इस लाइन आते हैं अखबार में, दैट कंपनी इज ट्राइंग टू कैप्चर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विच इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब ये लाइन का क्या मतलब हुआ, एट द बॉटम पिरामिड का मतलब क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे गरीब तबके के लोग, अच्छा क्या वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाँ है ना, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट वो है, बोले उसको कैट। अब ये जिसको अंग्रेजी नहीं आती समझ, अब ये 4 बार पढ़ोगे तो समझ में आए क्या कहना चाह रहा है, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसका मतलब क्या है, सबसे लोएस्ट सेगमेंट को पकड़ना चाहता है, एंड वहां सबसे बड़ा बेस होता है। तो समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, कैसे। आप बात अच्छी जगह जब जाते हैं तो लोग कैसे बात करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस देंगे, कहीं इंटरव्यू में जाएंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, आप क्लाइंट से मिलेंगे। अब मैंने बहुत सारे सीईओ को देखा, नॉलेज बहुत है उनको, बट उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, वो प्रेजेंटेबिलिटी नहीं है उनके, किसी से ढंग से बात नहीं कर, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो बहुत अच्छे क्लाइंट नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, कोई बड़े कॉर्पोरेट को आप क्लाइंट बनाते हैं, बड़ी लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर की ट्रेडिंग स्टॉक, उसको आप क्लाइंट बना जाते हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज नहीं बना पाते हो। तो ये बात को लाइटली मत लेना, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं आपकी सक्सेस में और आपकी ग्रोथ में। ये चीजें बहुत मैटर करती है कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। खाली सब्जेक्ट नॉलेज का वो तो काम करेगा, बट साथ में ये भी चीजें बहुत मैटर, इसलिए इन पे चीजों पर ध्यान दो। एनीवे, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके ऊपर आरडी, और सबसे ऊपर एमसीए मिनिस्ट्री, ये क्लियर है। अब एक सवाल आपके सामने देखिए, आपको अगर एक कंपनी है, लेट्स से एक्स लिमिटेड, और सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सब इतने सारे आरओसी हैं, तो क्या सारे आरओसी से ये कंपनी डील करेगी, या सारे आरओसी इसके के अंडर ये कंपनी आएगी, या सारे आरडी भी साथ हैं, कैसे करेंगे? को बताएगा, एनीवन कैन गिव द आंसर, कि किस तरीके से निकालेंगे कि दिस कंपनी विल फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ विच आरओसी, या किस आरओसी इससे डील करेगी, या किस आरओसी से डील। यस प्रीतु। हेड ऑफिस। हेड ऑफिस, पृथु ने बोला जहां कंपनी का हेड ऑफिस हो। कोई और? इन्होंने कोशिश की है, काफी हद तक कोशिश ठीक है, लेकिन पूरी सही नहीं है। हाँ हाँ बेटा, माइक पे बोलिए, नाम बताइए पहले अपना। सर वंशिका। हाँ सर, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका हेड ऑफिस होगा उस वाले आरओसी से वो डील करेगा और वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगी उसकी। ठीक है, इन्होंने भी बोला हेड ऑफिस, मतलब बेसिक हेड ऑफिस के हिसाब से। और कोई? हाँ ठीक है, इन्होंने देखिए बात आप लोगों ने ठीक बोली, लेकिन जो एक्चुअली देखो क्या होता है,
बात सही आपने पकड़ा, लेकिन थोड़ा सा और उसको हम बेटर कर देते हैं। और चैतन्य ने, ये आगे दो बच्चों ने सही बोला है आपको, ठीक है। एक कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनीज एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। आप रजिस्टर्ड ऑफिस ही टर्म यूज करेंगे, ऊट पटांग टंग नहीं यूज करेंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा एक कंपनी के जितने भी ऑफिस होंगे, आप जितने चाहें ऑफिस खोल सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्वियसली इंडिया में होगा, लेकिन उसके अलावा जितने ऑफिस आप खोलेंगे, चाहे इंडिया में खोलें चाहे इंडिया के बाहर, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी इन इंडिया, दैट इज यूनिक ओनली वन, ठीक है। अपार्ट मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 50 ऑफिस हैं, 50 में से एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, बाकी 49 जो अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, दे आर कॉल्ड ब्रांच ऑफिस, दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफिस, ठीक है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी सारे क्या? ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस एक इंडियन कंपनी के इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा? ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया। वो एक ही होगा, वो एक ही होगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, क्लियर। एंड ब्रांच ऑफिस कितने भी हो सकते हैं, आपको इंडिया और इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। अच्छा, कंपनी की सारी जो चीजें कैलकुलेट होती है सब किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। इसका कोई एक एड्रेस होगा कहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो एड्रेस किसी न किसी सिटी में होगा, वो सिटी कोई ना कोई स्टेट में होगा, ये सुनो, और वो स्टेट किसी न किसी रीजन में फॉल करता होगा। क्या इसके अकॉर्डिंग निकलेगा साहब वो कंपनी किस आरओसी के जो रिस्ट्रिक्शन में किस जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रजिस्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली आरओसी, दिल्ली इज ए स्टेट, तो दिल्ली आरओसी के अंडर फॉल करेगी। बाकी हिंदुस्तान के अदर देन दिल्ली आरओसी, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलग अलग स्टेट के हैं, उनका इस कंपनी से कोई लेना देना है क्या? नहीं। अच्छा, दिल्ली भी फॉलिंग अंडर द नॉर्दर्न इंडिया, तो ये किस आरडी के अंडर आएगी? आरडी नॉर्थ। बाकी 6 आरडी से जो कोई लेना देना नहीं है। और एमसीए तो सबके लिए कॉमन है, हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या सभी के ऊपर एमसीए का रोल है? ये सुनो, सभी का ऊपर एमसीए का रोल है। तो वी फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू व्हाट? एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एंड कंपनीज एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी देखिए हर कंपनी का क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और वो एक ही होता है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। सब चीजें आएंगी डिटेल में, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं किस तरीके की चीज चलेगी। और आपको एक ऑफिस के अलावा, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा बाकी जितने भी ऑफिस होंगे, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, वो सब क्या कहलाएंगे? ब्रांच ऑफिस। क्या कहलाएंगे? ब्रांच ऑफिस। अच्छा, एक बात और, आम जिंदगी में आपने सुना होगा कंपनी का ये हेड ऑफिस है, कंपनी का ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। आम जिंदगी में तुम जो नाम ले लेते हो, ये फलाना ऑफिस है, ढिकना ऑफिस है, जो लिख लो, लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लॉ सिर्फ 2 ही टर्म रिकॉग्नाइज करता है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ ए कंपनी, वन रजिस्टर्ड ऑफिस, रेस्ट ऑल ब्रांच ऑफिस है। बाकी आप आम जिंदगी में जो टर्म यूज करना चाहें, कंपनी भी यूज करती है, ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी लॉ सिर्फ 1-2 ही टर्म रिकॉग्नाइज होते हैं, एक रजिस्टर्ड ऑफिस और बाकी ब्रांच ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस डेफिनेटली इंडिया में होगा, और ब्रांच ऑफिस कहीं भी हो सकते हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। अच्छा, लॉ की बात करें तो यू हैव टू यूज ओनली द टर्मिनोलॉजी विच इज देयर इन लॉ। उल्टे सीधे टर्म्स नहीं यूज करने। कंपनीज एक्ट में कहीं भी हेड ऑफिस टर्म नहीं होता, ना कॉर्पोरेट ऑफिस, लेकिन आम जिंदगी में सब यूज करते हैं, कंपनी भी यूज करती है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रिकॉर्ड, कंपनी पर्पज के लिए साफ साफ होगा कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, और बाकी सब क्या है? ब्रांच ऑफिस। इज दैट क्लियर? तो ये एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको, आपको टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मैंने कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर बता दिया, एग्जीक्यूटिव बता दिया। अब थोड़ा सा हम कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट जुडिशरी की बात भी कर लेते हैं कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट्स का रोल तो है ही है, वही कोर्ट जो और कोर्ट्स हैं आपके, ठीक है। आजकल एक नया कंसेप्ट आया, आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स का। नॉर्मल कोर्ट्स ही होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो कोर्ट्स होते हैं क्या वो हर तरह के मैटर्स लेते हैं? लेकिन ऐसे एक नया कंसेप्ट आ गया स्पेशल कोर्ट, मतलब वही कोर्ट ही है, वो खाली जैसे हम लोग कंपनी लॉ से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट, तो क्या वहां हर तरह के मैटर जाते हैं? ओनली कंपनी लॉ मैटर्स। उसका रीजन है जो लॉ थोड़े कॉम्प्लेक्स ही नेचर है, तो उनको देखा गया सब जजेस को, आप अगर जो एक जज है जो हर तरह के मैटर देख रहा है, और कंपनी लॉ मैटर जब उसके सामने आता है ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो इनके लिए भी जज को भी तो नॉलेज होनी चाहिए, भगवान थोड़ी, वो भी इंसान है अल्टीमेटली, कितनी चीजें, और कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं। तो जैसे इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट लॉ से रिलेटेड, सेबी से सब स्पेशल कोर्ट का कंसेप्ट आने लगा कि नॉर्मल कोर्ट्स ही है, लेकिन वो नाम दे दिया कि स्पेशल कोर्ट फॉर पर्पज ऑफ कंपनी लॉ, स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स मैटर, इस तरह का। तो कोर्ट्स वो है नॉर्मल कोर्ट्स ही, बट फिर जब स्पेशल कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर लॉ है,
तो इसका मतलब सिर्फ उसी लॉ से रिलेटेड मैटर वो कोर्ट हैंडल कर रहा है, बाकी और चीजें मैटर उसके पास नहीं आ रहा। एंड क्या उस तरह के कोर्ट में उसी तरह के जज को अपॉइंट किया जाता है जो उस फील्ड से रिलेटेड उसकी अच्छी नॉलेज है, तो उससे थोड़ा बेटर आपको चीजें चलती हैं। एक नया कंसेप्ट आज इधर में आ गया, कोर्ट्स हैं कोर्ट्स ही। इसके अलावा आपको कंपनी लॉ में जब हम जुडिशियल बॉडी की बात करते हैं तो है ही है, इसके अलावा आपको एक बॉडी और है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो आपने फाउंडेशन में कहीं कहीं ट्राइब्यूनल पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा ना शॉर्ट में ट्राइब्यूनल, इसी को शॉर्ट में ट्राइब्यूनल बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएलटी। क्या बोलते हैं? एनसीएलटी। ये भी एक तरह से आपको यहां वंशिका ने बताया कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस के जुरिस्डिक्शन, जस्ट दैट्स द करेक्ट आंसर, बट आपने सही बोला था, रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ डिटरमाइन, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी। अच्छा, ये और एक और बॉडी है उसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ, सेम नाम है, बीच में एक वर्ड आता है एपेलेट, एनसीएलएटी, एक्स्ट्रा है एपेलेट। पूरा नाम सेम है, खाली लॉ के बाद क्या आ जाएगा? एपेलेट आ जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, शॉर्ट बोलते हैं एनसीएलएटी। ये दोनों जो बॉडीज हैं, ये दोनों जो बॉडी एनसीएलटी, ये कोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये कोर्ट्स की तरह ही काम करती हैं, बट एक्चुअली ये कोर्ट्स नहीं है। ऐसी बॉडीज को एक नाम दिया जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाउंडेशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, क्या होता है? कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, शिवम आंसर देगा। अरे भाई, साझा सरकार बना रखी है, कोलिशन गवर्नमेंट। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इम्पोज बाय लॉ होता है, और ये बेनिफिशियल होता है। कैसे बताऊं उनको, क्या वर्ड सर, वो टर्म अच्छा, बोलिए। एक चीज बताओ, हमने बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इम्पोज बाय लॉ, इसे क्या समझ में आया? बात ऐसी बोली जाए समझ कुछ मतलब कुछ समझ में आया। यस बेटा, आप बताइए, इनको माइक दीजिएगा जरा। हाँ, आप बताइए, कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा आपका? नाम बता, पहले नाम बताएंगे धीरे धीरे मुझे पता लग जाए बच्चों के नाम। स्तुति। स्तुति, ठीक है, बताइए। सर डीम्ड बाय लॉ, मतलब इससे सर क्या मानो समझ? या ना मानो, मानना पड़ेगा। अच्छा, लॉ डंडा मारा के मानना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन इसे अरे एक चीज बताओ, आप लोग जो बता रहे हो, ये कंसेप्ट बता रहे हो या कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक से चीज समझ में नहीं आती है, कंसेप्ट से चीज समझ में आती है। फर्क समझते हो ना? आप एक चीज के बारे में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। हाँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेटा, नाम बताओ ना। गीतांजलि। गीतांजलि, हम बताओ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है हमारे पे, कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर सर यहाँ पे आए हैं और सर का कुछ सामान यहाँ रह जाता है, तो सर जो यहाँ के हेड हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो उस सामान को संभाल के रखेंगे, क्योंकि आप बोले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट, बस आप इनको माइक दीजिएगा। इधर एक आंसर आया कि राशि ने एक इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पोज बाय लॉ, मतलब दिमाग एक जैसा ही चलता है सब बच्चों का। स्नेहा ने इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल, भाई साहब बड़े बड़े हेवी बॉम्ब डाल रहे हैं, ठीक है। इक्विटी बेस्ड, उसको बोला इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल का मतलब बताओ। चुप सर, किसी के एक मिनट, मैं यहाँ भी पढ़ लेता हूँ। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय लॉ वेयर नो पर्सन कैन डिराइव अनजस्ट बेनिफिट, ठीक है। नो वन कैन डिराइव अनजस्टली बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है। हाँ बताइए। सर, किसी के एक्सपेंस का कोई दूसरा फायदा नहीं उठा ठीक सकता। है, वही वो बात है कि मतलब किसी की कॉस्ट पे आप फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा एक चीज बताओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दो वर्ड्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है? जस्ट द वर्ड क्वासी, ओनली द वर्ड क्वासी। कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए, अब आपका टाइम खत्म, मैं बताता हूं, ठीक है। ध्यान सुनना, और ये चीज समझने के बाद देखना आपको आसान कितना हो जाएगा। देखिए, क्वासी वर्ड का मतलब होता है समथिंग, मैं सिर्फ क्वासी वर्ड का मतलब बता रहा हूं, समथिंग विच सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअली सो। That is the meaning of the word quasi. Something which seems to be but not actually so.
something which seems to be but not actually so. That is the meaning of the word quasi. कोई ऐसी चीज जो देखने में लग रही है बट एक्चुअली वो है नहीं. Seems to be but actually not so. Quasi contract, something which seems to be a contract but actually not a contract. Clear? अब मैं उसको समझा देता हूं. Why it seems to be contract and why actually it is not a contract. अच्छा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. कोई ए का सामान मान लिया गुम गया और बी को मिल गया. मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. पढ़ाना इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10. ऐसे क्या ताक रहे हो भाई, पढ़ा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ऑफर, बोला ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है. इफ दे मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. पढ़ा ना. इसका मतलब बताइए यहां पे ये सब चीजें हैं, कोई ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन कुछ है? इसका तो कॉन्ट्रैक्ट कहां है? लेकिन लॉ आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों ट्रीट करता है? फिर वो लॉजिक उसका ये कि नो वन इज अलाउड टू टेक द अनड्यू बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. जो कुछ बच्चे आप बोल रहे थे कि साहब, वो इस लॉजिक पे ये बेस्ड है, क्योंकि अगर मान लिया उसने उठा के अपने यूज में ले लिया तो दूसरे का तो नुकसान हो रहा है जिसका सामान गुम गया, और आप उसका फायदा उठा रहे हैं. नो वन इज अलाउड टू डू दैट. इस कारण से लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है. अब देखो, आप लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो इट सीम्स टू बी अ समथिंग विच सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज लॉ के प्रोविजन उस पर हम ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है. इसलिए आपको अब बताइए, इस तरीके से समझने में क्या चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, क्या बात है? हाँ है ना. तो बात को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए. ये नहीं, कई बच्चे तो बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हाफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट. भाई अब ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये हाफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब कहां से टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं अपनी. ठीक है, एनीवे देखिए, अब यहां लगाते हैं समथिंग विच सीम्स टू बी जुडिशियल बॉडी. जुडिशियल बॉडी किसको बोलते हैं? कोर्ट्स को बताया था, बट एक्चुअली नॉट अ कोर्ट. ऐसी बॉडी जो देखने में जुडिशियल बॉडी लग रही है, बोले एक्चुअली जुडिशियल बॉडी है नहीं. अब सवाल था, देखने में जुडिशियल बॉडी लग रही है तो कोई कारण होगा. कारण यह है कि एनसीएलटी का काम करने का तौर तरीका, एनसीएलटी का काम करने का तौर तरीका सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट है. तो जब इनके फंक्शन को हम देखते हैं, काम करने का तौर तरीका, जो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं उसको देखते हैं, तो हमें लगता है जैसे ये जुडिशियल बॉडी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, बट ये जुडिशियल बॉडी है नहीं. तो ऐसी बॉडी क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी. जैसे इनकम टैक्स में पढ़ोगे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, वो क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है. ठीक, कैपिटल मार्केट लॉ में पढ़ोगे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है. बहुत सारे लॉज में आपको क्वासी बॉडी मिल जाएगी. वे एक्चुअली जितने ट्राइब्यूनल, बोर्ड, ये सब नाम में आते हैं, सब क्या होती हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं. बिकॉज इनका काम करने का तौर तरीका जुडिशियल बॉडी की तरह ही होता है, कोर्ट की तरह, बट एक्चुअली ये कोर्ट नहीं होते, एंड दे आर कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज. तो कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में एक तो कोर्ट्स का रोल है, और एक किसका रोल है? एनसीएलटी का रोल है. और एनसीएलटी जो है वो कुछ नहीं, नाम से पता लग रहा है. अगर एनसीएलटी ने किसी मैटर में कोई फैसला दिया और जिसके अगेंस्ट फैसला दिया, अगर उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहां अपील करेगा? एनसीएलएटी के पास. कहां करेगा? एनसीएलएटी का नाम से एपेलेट बॉडी है. इट हियर्स द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द एनसीएलटी. और एनसीएलएटी के फैसले से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन अपील गोज टू सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट. एनसीएलएटी जो है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है. इक्विवेलेंट टू क्या है? नॉर्मली हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हम कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. तो एनसीएलटी के फैसले से भी अगर आप खुश नहीं है तो कहां जाएंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा कंपनी लॉ में जुडिशियल और क्वासी बॉडी की जो इन्वॉल्वमेंट बताई. एक तो कोर्ट्स का रोल है, इसके अलावा किसका रोल है? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी. समझ आया या नहीं आया? पक्का? तो कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या क्या बता दिया? लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज वेल एज जुडिशियल बॉडी. अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर एनसीएलटी बड़ी है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बड़ा? अरे बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत था. तुम जवाब क्यों दिए? मैंने जवाब पूछा नहीं था. मैंने बोला कई बच्चे पूछते हैं. मैंने थोड़ी मैं पूछ रहा हूं. आपने जवाब क्यों दिया?
मैंने तो क्वेश्चन ही बोला कि अगर बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर एनसीएलटी बड़ा है कि एमसीए, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? को बताएगा एनीवन? जस्ट रीजन की वाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जुडिशियल नेचर की बॉडी है, तो दोनों अलग। अच्छा तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर बड़ा होता है इंजीनियर, कैन यू गिव द आंसर? बोले क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? नहीं बोलेंगे? हाँ है ना? लेकिन बोले डॉक्टर बड़ा है कंपाउंडर, मेक सेंस और नॉट? सेम लाइन है, सेम लाइन है। तो हम बोले डॉक्टर सीनियर, कंपाउंडर तो असिस्ट करता है। बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, सुना? पैरामेडिकल जो आपको डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, नर्सेस हैं, आपको कंपाउंडर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, हु असिस्ट द डॉक्टर्स इन डूइंग देयर वर्क। ये सुनो, दे आर पैरामेडिकल स्टाफ। तो वो कैसे थे? वो सबऑर्डिनेटेड डॉक्टर सीनियर है। ये सुनो, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर कैसे कंपेयर करोगे? दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, हम आरओसी, आरडी और एमसीए को हम कंपेयर कर रहे हैं, कि मैंने कंपेयर किया भी, कि तीनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, लेकिन एनसीएलटी और एमसीओ कैसे कंपेयर? दोनों काम बटा हुआ है ना? हाँ है ना? वो अलग काम है, उसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। इज इट क्लियर? अच्छा, आप सोचते दिल्ली गवर्नमेंट बड़ी है, दिल्ली हाई कोर्ट, कैन यू गिव मी द आंसर? नो, एक जुडिशियल बॉडी है और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हम कंपेयर ही गलत कर रहे हैं। हम बोले दिल्ली का 30,000 जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और दिल्ली का हाई कोर्ट, दोनों कंपेयर करें, तो हम बोले ऑब्वियसली दिल्ली हाई कोर्ट इज सीनियर एंड 30,000 बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको क्या है? उसका सबऑर्डिनेट है ना? इट मेक्स सेंस। तो क्वेश्चन भी सही। अगर आपने एक नाम सुना हो, बहुत फेमस ऑथर हैं और किताब उनकी पढ़ना चाहें पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, शिव खेरा, उनकी बहुत फेमस किताब यू कैन विन, नाम शायद सुना होगा आपने। अब थोड़ी देर पहले तो ना सर, बच्चे, आज के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। देखो भाई साहब, गूगल पे डालना, इस पे यू कैन विन, वेरी फेमस ऑथर, यू कैन विन किताब का नाम है, एंड शिव खेरा ही इज द ऑथर। ये किताब पढ़िए, बहुत लाइफ के फंडे क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, टू गेट द राइट आंसर यू शुड क्वेश्चन शुड बी राइट। पहले क्वेश्चन तो सही हो, क्वेश्चन ही गलत पूछोगे तो आंसर कैसे राइट मिलेगा? मैक्सिमम लोग क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं अगर उसको बोल दूं, मान लो जल्दी में हो, बेटा तेरा क्वेश्चन गलत है, मन ही मन कर, पृथ्वी जैसा अगर होगा तो, अरे सर को पता नहीं होगा, टाल दिया। उसको पता ही नहीं कि सर मन ही मन सोचे क्या बुद्धू है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पृथ्वी बोला सर बदला भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है यार, हंसी मजाक, ठीक है। एनीवे, मतलब कहने का चीज, मैंने लास्ट क्लास में कहा, समझने का तरीका हमें सही करना है, और एक बार वो तरीका सही हो गया तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम लोग के तरीके ही बिगड़े हुए हैं। प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम सही तरीके से चीज को समझते ही नहीं है। वो चीज एक बार ठीक कर लें तो इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। एनीवे, तो इसके साथ हमारा एक बार हमने कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में सब बात कर ली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी सब बात कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी। देखिए, यहाँ बहुत सही आंसर आया आपका, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अंजलि लिखा है कि साहब दोनों अलग अलग हैं, एक एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, इससे कंपेयर नहीं करते। दैट्स अ वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, यहां पे एक नेक्स्ट एस्पेक्ट लेते हैं, मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी। अच्छा, कंपनी की जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दे रखी है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अच्छा, जब डेफिनेशन की बात करें तो क्या हम टेक्निकल मीनिंग की बात करें, एक्ट कैसे डिफाइन? टेक्निकल बात, पहले लिटरल मीनिंग बात करें। लिटरल मतलब वेरी वर्ड इटसेल्फ। अच्छा, क्या लिटरल मीनिंग हैज आल्सो गॉट इंपॉर्टेंस? क्योंकि वो चीज समझ के टेक्निकल मीनिंग भी और आपको बेटर तब समझ में आता है। हम वो भी समझेंगे कि टेक्निकली कंपनीज एक्ट में कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है, हम आएंगे उस पर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि साहब लिटरल मीनिंग क्या है कंपनी का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लिटरल मीनिंग का, तो आपको शायद यू विल अंडरस्टैंड कि साहब उसका क्या लिटरल मीनिंग भी पता होना चाहिए। टेक्निकल मीनिंग तो है, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, उससे कुछ चीजें समझेंगे। अच्छा, एक वर्ड अगर मैं बोलता हूं सैंडविच, बचला रहे सर क्या बोल दिया आपने, टिफिन में लाए हैं आपने, ब्रेक से पहले मुंह में पानी आ गया, ठीक है। एनीवे, अच्छा सैंडविच एक फूड आइटम है। अच्छा, सैंडविच जो फूड आइटम होती है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक की दो देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, बीच में कुछ फिलिंग होती है, मे बी आलू है या वेजिटेबल्स वॉट एवर।
तो कह सकते हैं समथिंग, एक्चुअली सैंडविच जो वर्ड होता है उसका लिटरल मीनिंग होता है समथिंग विच इज क्रस्ट बिटवीन द टू थिंग्स। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है बिकॉज दैट फूड आइटम हैज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए उस फूड आइटम का नाम भी क्या है, सैंडविच है। सैंडविच का एक्चुअली लिटरल मीनिंग यही होता है, समथिंग विच इज क्रस्ट बिटवीन द टू थिंग्स। क्लियर? अब जिसको खाली एक बच्चा ऐसा है कि जिसको ये लिटरल मीनिंग पता है और ये पता है कि सिंस उस फूड आइटम ऐसा है, ऐसे उस फूड आइटम को भी सैंडविच बोलते हैं। क्लियर? और एक बच्चा है जिसे खाली ये पता है कि उस फूड आइटम को हम सैंडविच बोलते हैं, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। अच्छा, विंटर्स में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमन है, अभी थोड़ा सा क्या फॉग बहुत होता है, स्पेशली जनवरी एंड दिसंबर जनवरी में फॉग बहुत होता है। क्या उस फॉग में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, स्पेशली लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग होते हैं एक्सीडेंट, बहुत फॉग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ फॉग होते हैं। अच्छा, कई बार अखबार में इस तरह की न्यूज़ आएगी विंटर्स में, बिकॉज ऑफ डेंस फॉग अ कार वाज सैंडविच बिटवीन द टू ट्रक्स, इस तरह की न्यूज़ आती है अखबार में। अब जिस बच्चे को सैंडविच का लिटरल मीनिंग पता हो तो समझ जाएगा, लेकिन जिसको खाली ये पता है कार्य के खाने को, तो सोचेगा दो ट्रक के बीच में खाने वाले कंफ्यूजन ही हो जाएगा कि सब ये क्या है, ये कौन सा रोड पे आपको रेस्टोरेंट खुल गया, दो ट्रक के बीच में पता नहीं क्या है। तो क्या हुआ, उसे लिटरल मीनिंग नहीं पता। मैं तो इस जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको लिटरल मीनिंग पता है तो आप कैसे चीज को रिलेट कर लेते हैं। तो वैसे ही कंपनी का टेक्निकल मीनिंग हम पढ़ेंगे, बट पहले लिटरल मीनिंग समझते हैं। अब देखिए, जो कंपनी वर्ड है ये दो शब्दों से, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक कॉम और दूसरा है पनिश। ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, दीज आर लैटिन वर्ड्स। लैटिन पता होगा वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और हमारे हर सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें लैटिन से निकाली गई है, बिकॉज बीइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। जैसे आप बोले हिंदी और संस्कृत में ओल्डर लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी में बहुत कुछ संस्कृत से डिराइव किया हुआ है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे लैटिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इसलिए, और लैटिन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लैटिन, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने केमिस्ट्री में 10th तक तो सबने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, मतलब साइंस कॉमन पढ़ा है। केमिस्ट्री में आप एक सिंबल पढ़ते हैं, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। अरे सोडियम एस से Na कैसे हो गया? एक्चुअली सोडियम इंग्लिश वर्ड है, उसका लैटिन नेम है नाट्रियम, नाट्रियम से Na बना है। आप बोलते हैं पोटेशियम के, पोटेशियम इज इंग्लिश वर्ड, उसका आपको लैटिन है कैलियम, कैलियम से के बना है। अब जो वहाँ पढ़ाने का तरीका है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ लैटिन फिर सिंबल, आराम से याद हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर खाली इंग्लिश के वर्ड सिखाते हैं और साथ में सिंबल बच्चा रखता है, पागल हो जाता है। साथ में लैटिन भी बताओ ना, अपने आप सारे सिंबल लैटिन से बने हैं। मरकरी Hg, हाइड्रोजीनियम इज द लैटिन, ठीक है। एनीवे, अब ये क्योंकि लैटिन का इस्तेमाल सब जगह है, क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है ना, बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो एक कॉम और पनिश लैटिन के वर्ड है। अच्छा, इनके इंग्लिश के मीनिंग क्या देखिए, कॉम का इंग्लिश मीनिंग है विथ और टुगेदर, और पनीस का मतलब है ब्रेड और मील, ब्रेड और मील। पहली बार ये दोनों, अच्छा दोनों को मिला के क्या बना, कंपनी। अच्छा, ये दो लैटिन वर्ड है कॉम एंड पनिश, इसके मैंने इंग्लिश के मतलब बता दिए। कॉम का मतलब विथ और टुगेदर, पनिश का मतलब ब्रेड और मील। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मुझे दोनों को मिला के कंपनी वर्ड बन रहा है, तो दोनों के अगर इंग्लिश मीनिंग को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मुझे इंग्लिश मीनिंग आ जाएगा, हाँ है ना। अच्छा, पहली बार ये कंपनी वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, पहली बार, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कंपनी, कंपनी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ पहली। अच्छा, तो ये आप मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं वो, तो अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड का सबसे पहले ट्रेड पूरे वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ, नहीं बार्टर सिस्टम के बाद ट्रेड जब बोल रहे हैं, ट्रेड इज नॉट बार्टर एक्चुअली, ठीक है, वो तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जब ट्रेड स्टार्ट हुआ सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ, क्या ऑर्गेनाइज मार्केट थे? सबसे पहले यह था लोग अपने घर से कुछ सामान बना के हाथ से, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत बाद में हुआ, इंग्लैंड में आपको मशीनों से सामान बनने लगा, हाथ से अपने घरों में थोड़ा बहुत जो बनाते थे और घूम घूम के बेचते, सुबह निकल के साथ में अपना खाना वाना कैरी किया और घूम घूम के बेचते थे। दिस वाज द अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, उसमें क्या करते थे वो लोग, बीच में समवेयर इन द आफ्टरनून जो अपने घर से खाना कैरी कर रहे हैं, कहीं रास्ते में 3-4 लोग आपको मिलकर ग्रुप बना के अपना इकट्ठा खाना खाते थे। तो सबसे पहले कंपनी वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, a group of person who used to take the meal together
who used to group of person who used to take their meal together, meal word यहाँ से together, उनको कंपनी बोला गया। सबसे ये ओरिजिन बता रहा हूँ कि साहब कंपनी वर्ड की ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहली बार कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया था। अब देखिए क्या दोनों शब्दों से मिलकर जो मीनिंग आ रहा है उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी वर्ड का इस्तेमाल हमने हर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगा, वे दे समथिंग कॉमन, वे दे समथिंग। स्टार्ट यहां से हुआ, लेकिन धीरे धीरे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें कुछ कॉमन है, तो हमने क्या किया, कोई भी कॉमन चीज है तो हम उसको कंपनी बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इस तरीके से कंपनी वर्ड का ओरिजिन हुआ और धीरे धीरे उसके मीनिंग में थोड़ा सा चेंज आया। अच्छा बताइए, आज के दिन डू यू कॉल योर फ्रेंड सर्कल एज द कंपनी और नॉट? बोलते हो तो क्या कंपनी एक्ट में कंपनी बना रखी है आपने, बनवा रखी रजिस्ट्रार और कंपनी सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन ले रखा आपने? नहीं तो क्या टेक्निकल सेंस में, लिटरल सेंस में? लिटरल इस अ ग्रुप ऑफ पर्सन दे समथिंग कॉमन। कॉमन क्या है? इकट्ठे घूमते हो, इकट्ठे पढ़ते हो, इकट्ठे खाते पीते हो, मौज करते हो, ये सुनो, दे समथिंग कॉमन, दे ग्रुप। तो डू यू कॉल योर, नहीं बोलते आई एम हैविंग अ गुड कंपनी, आई एम इन गुड कंपनी, ठीक है, मेरे दोस्त सारे अच्छे हैं, ठीक है। कई बोलते हैं आई एम रियली ट्रैप्ड इन अ बैड कंपनी, ठीक है, कई बार बंदे को लगता है गलत लोगों के बीच में फंस गया हूं, ठीक है। तो वहां कंपनी वर्ड यूज करें क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग समथिंग कॉमन। तो मैंने धीरे धीरे क्या उसका इस्तेमाल हर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होने लगा जहां पे एक्चुअली आपको कोई ग्रुप है एंड ग्रुप और देयर समथिंग कॉमन। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओरिजिन बताया कि कंपनी वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ और किस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये डिस्कशन के बाद एक बात समझ में आ गई, क्या कहने से दैट कंपनीज आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हाँ है ना, कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये क्लियर हो गया। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कई तरीके के होते हैं, तो हमें यह समझना है कि सर कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है, क्लियर हो गया, बट वी डोंट हैव वन टाइप, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नाउ वी नीड टू डिस्कस अंडरस्टैंड कि सर कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इज दैट क्लियर? देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी कि ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इज दैट ओके? इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन? जिसको पता हो जस्ट रेज योर हैंड, whosoever wants to attempt. चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊं। यस, हाँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज रजिस्टर्ड। हाँ शिवम। सर, जब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एक लीगल प्रोसीजर के अंडर जाती है और उसे एक तरीके से क्लोथ कर दिया जाता है कमर्शियल राइट्स के साथ और लीगल राइट्स के साथ, तो ठीक है। और कोई? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अब सही तरीके से समझ लीजिए। अब देखो, कहने के लिए हमने फाउंडेशन, मैंने बोला फाउंडेशन है, अब हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। आप कैसे समझते थे वहां, ठीक है, चल गया, लेकिन आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर समझते। देखिए, आपको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, it is that association of person which has got separate legal entity. एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज एग्री करते हो कि साहब वन वर्ड वन एक्सप्रेशन हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। शब्द सेम है, एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनके मायने बदल जाते हैं, हाँ या ना? जैसे हम बोलते हैं प्लांट एंड ट्रीज एंड बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी के साथ प्लांट वर्ड यूज का मीनिंग एकदम अलग है, और प्लांट वर्ड आता है ट्रीज के साथ क्या मीनिंग एकदम अलग है। ये सुनो, सेम वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन क्या मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी शब्द के यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। यूनिवर्सल का मतलब एक मीनिंग जो कहीं भी लगाओ वही मीनिंग आएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई बच्चा मुझे पूछा सर इस वर्ड का मीनिंग बता दो, तो मैं पूछता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, क्योंकि मैं एक मीनिंग बता दूं, आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, वो मीनिंग वहां फिट नहीं हो रहा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, वहां क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे यहां से एक जवाब आया रजिस्ट्रेशन, वहां ये मीनिंग यहां नहीं है।
आप जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वहां रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, उस कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रादर बहुत सारे बच्चे बोल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की गलतफहमी होती है। मैंने देखा बहुत लोग ऐसा पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते बच्चे। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो एसोसिएशन पर्सन जिसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, अनइनकॉर्पोरेटेड क्या, उसका उल्टा हो जाएगा। वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, नहीं है, नहीं है। अब सवाल उठता है, क्रॉस कर दिया मैंने, नहीं है। अब सवाल उठता है कि साहब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहां से भी एक आंसर रजिस्टर्ड थे कि ये एक्चुअली मैंने पता है। अच्छा, आपने तो कितने बच्चे रजिस्टर्ड सोच रहे थे, जवाब नहीं दिया, सोच रहे थे ना। ये गड़बड़ आपकी नहीं है, गड़बड़ नहीं, मैं आपकी कोई गलती नहीं बोलता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बताने में है, कुछ आपको कहीं किताबों में भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसको समझना है। हियर इन दिस केस रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नाम देखिए, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई एसोसिएशन पर्सन क्या है, इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, इसका मतलब उसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी है का मतलब क्या है, उसकी अपनी एक एंटिटी है, उसकी अपनी एक एंटिटी है, पहचान है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, जो सेपरेट है। किससे सेपरेट है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिससे वो बनी है, वो अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, और वो एसोसिएशन अलग है। और ये पहचान किसने दी है, लॉ ने दी है। लीगल वर्ड इसलिए लगा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट फ्रॉम हुम, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बनी है, वो अलग है, और एसोसिएशन अलग है। और ये पहचान किसने दी है, लॉ ने। इसे लीगल वर्ड लाद में आया। इसका मतलब इंप्लायर मतलब क्या बोल सकता हूं कि जो भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, इसका तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मींस क्या वो लॉ के हिसाब से पर्सन ट्रीट होगा, हाँ या ना? क्या वो लॉ के हिसाब से, क्या जब उसकी मतलब उसकी अपनी एक पहचान है, वो पहचान अलग है, किससे अलग है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। और ये पहचान किसने दी है, लॉ ने दी है। तो क्या वो अपने आप में एक पर्सन ट्रीट होगा? यस। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? वी आर ऑल नेचुरल पर्सन, वी आर द क्रिएशन ऑफ नेचर, क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। वी आर नॉट द क्रिएशन ऑफ लॉ, वी आर द क्रिएशन ऑफ नेचर और द गॉड, ठीक है। तो वी आर नेचुरल पर्सन। लेकिन यहां जो हम बात करें, क्या ये नेचर ने उसको पर्सनैलिटी का स्टेटस दिया है, लॉ ने दिया है? लॉ। एंड दैट्स व्हाई ये पर्सन है। बट विच पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। एक से दूसरी बात निकली, दूसरी से इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब दैट एसोसिएटेड पर्सन विच हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को समझा तो पता लगा साहब ये क्या है, पर्सन की तरह ट्रीट होगा, बट डेफिनेटली आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट द नेचुरल पर्सन। अच्छा, तो ये हम आप सब नेचुरल पर्सन हैं। क्या हमें भगवान ने ब्रेन दिया है टू टेक द डिसीजंस? अच्छा, हम जितने भी डिसीजन लेते हैं, छोटे या बड़े, क्या दिमाग से लेते हैं? हाँ या ना? दिमाग से लेते हैं ना? कोई पेट से तो नहीं लेता? अच्छा, दिमाग से लेते हैं, ठीक है। अब दिमाग से जो हम डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? अपने लिम्स का इस्तेमाल करके, हाँ या ना? दिमाग डिसीजन लेता है और हमारे लिम्स क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस डिसीजन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लिया किसी बच्चे के बड़ी भूख लगी है और उसको लग रहा है कि दिमाग ने एक फैसला लिया, या क्लास जैसे छूटेगी भाग के गरम गरम एक प्लेट छोले भटूरे, दिमाग ने फैसला लिया, और क्लास खत्म होते ही भागा भागा गया और वहां पे जाके लिया, दबा खा लिया, ठीक है। क्या वो हाथ पैर मुंह सबने काम किया? तो क्या हुआ, किसने एग्जीक्यूट किया डिसीजन को? लिम्स ने। अच्छा, नेचुरल पर्सन के साथ ये एडवांटेज है कि साहब हमारे पास ब्रेन भी है और हमारे पास लिम्स भी है। ब्रेन टू टेक द डिसीजन एंड लिम्स टू एग्जीक्यूट द डिसीजन, जैसे नो। बट क्या आर्टिफिशियल पर्सन का अपना कोई ब्रेन हुआ? नहीं, ये तो क्रिएशन ऑफ नेचर थोड़ी है, तो क्रिएशन लॉ है, ठीक है। क्या उसके कोई लिम्स है? नहीं है। तो क्या जब भी आर्टिफिशियल पर्सन की बात होगी, साथ में क्या नेचुरल पर्सन की बात भी होगी? हाँ या ना? क्यों होगी? क्योंकि जो नेचुरल पर्सन उसके साथ जुड़े होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, देखो मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, एक बार कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में, फिर निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं टाइम बहुत लगाता हूं, एक कट शॉट, हाँ बेटा सेपरेट लेकर चलो, फिर आगे ही बच्चा एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं बोल पाता, ठीक है। नेचुरल पर्सन उसके साथ जुड़े होंगे, अब वो क्या करेंगे? वो नेचुरल पर्सन जो जुड़े होंगे आर्टिफिशियल पर्सन के साथ, उसमें से कुछ नेचुरल पर्सन क्या उस आर्टिफिशियल पर्सन का ब्रेन का काम करेंगे? जो सीनियर लेवल पे होंगे, क्या करेंगे? ब्रेन का। क्या वो डिसीजन लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन?
अच्छा, बाकी जो नेचुरल पर्सन जुड़े होंगे उसके साथ, क्या वो उसके डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे? लेकिन जो भी नेचुरल पर्सन इस आर्टिफिशियल पर्सन से जुड़े हैं, क्या वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं या इन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? इन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल। इसका मतलब क्या जब हम किसी और के लिए, किसी और के नाम में काम करते हैं या कुछ डिसीजन लेते हैं, तो क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बन जाता है, हाँ या ना? इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल, और आपको नेचुरल पर्सन क्या हो गए? एजेंट। क्या हो गए? एजेंट। और एक कहते हैं एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट जो करता माना जाता है प्रिंसिपल ही कर रहा है। क्या माना जाता है? प्रिंसिपल ही। तो ऐसे ही इसलिए जब भी हम कोई इनकॉर्पोरेटेड पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे एक्चुअली वो इनको आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो खुद तो कुछ थोड़ी करता, वो इंसान थोड़ी है। लेकिन जो नेचुरल पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं और जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, तो माना जाता है कि वो एजेंट है और आर्टिफिशियल पर्सन प्रिंसिपल है। और एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। माना जाता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन ही डिसाइड कर रही है, माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन ही इंप्लीमेंट कर रही है, बट कर कोई और रहा है। इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन का अपना कोई ब्रेन नहीं होता, अपने कोई लिम्स नहीं होते, इसके साथ में हमेशा क्या होगा? नेचुरल पर्सन जुड़े होंगे। और रिलेशनशिप क्या होगा? दैट आर्टिफिशियल पर्सन इज द प्रिंसिपल एंड नेचुरल पर्सन आर द एजेंट, एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। इससे माना जाता करने वाला कोई और है, लेकिन माना ऐसे जाता है कि जैसे आर्टिफिशियल पर्सन ही सब कुछ कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया है नहीं आया? पक्का? अब देखिए, जो अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कोई इसका एक एग्जांपल देगा अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन का? पढ़ चुके हो आप फाउंडेशन में। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर एसोसिएशन कहां से होगी भाई? बेसिक कंसेप्ट क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका था पार्टनरशिप फर्म। हाँ, वंशिका बताओगे व्हाई डिड यू से पार्टनरशिप फर्म? आपका आंसर सही है, रीजन बताइए। नहीं, जो मतलब मैंने बताया उसमें फिट करके बताओ। आपने बोला कि साहब पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन। व्हाई? क्यों नहीं होती? अच्छा, फर्म की डेफिनेशन क्या है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप? सबने पढ़ा है, क्या डेफिनेशन है? सबके अनलिमिटेड अरे फर्म की डेफिनेशन क्या है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? लॉ, मेरे को लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं ये सब नहीं चलेगा। लॉ क्या कहता है? मैं देखो, मैं भी जो बता रहा हूं सब लॉ से ही बता रहा हूं, वो सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, मैं अपना लॉ थोड़ी बना रहा हूं। पार्टनरशिप की अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है ना आपने, तो डेफिनेशन ही याद है। सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जब कुछ लोग साथ में मिलकर एक बिजनेस चलाने के लिए जुड़ जाते हैं, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के साथ। चलो कोई बात नहीं, टाइम कम है, मैं बता देता हूँ कि पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हो, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पढ़ते हो? अच्छा, उसी डेफिनेशन में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड ए पार्टनर, कलेक्टिवली कॉल्ड ए फर्म। पहले जो डेफिनेशन पार्टनरशिप की थी, मैं फर्म की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। फर्म की क्या डेफिनेशन है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। लिखा हो ना, अलग अलग वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फर्म। तो फर्म की डेफिनेशन, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, फर्म की डेफिनेशन क्या है? फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। अब मैंने अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या बताया? अरे मैंने क्या बताया? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती का मतलब क्या हुआ? ऐसी एसोसिएशन पर्सन, फर्म भी तो एसोसिएशन, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे, जिसकी अपनी अलग से कोई पहचान नहीं है, एंड वो किसके द्वारा जाने जाते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा। और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होंगे? पार्टनर्स। इसका मतलब, और बोले फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। क्या जो कंसेप्ट हम यहाँ बोल रहे हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म में कंसेप्ट फिट हो रहा है? हाँ या ना? दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इज दैट क्लियर? Partnership firm is an example of unincorporated association of person because it is a association of person. इसकी अपनी अलग से कोई पहचान नहीं। It is known by its constituent. Who are the constituent? Partners. And number the firm is nothing but a collection of all the partners. देखो, फर्म और पार्टनर अलग अलग है ही नहीं, एक ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग। एंड दैट्स व्हाई फर्म इज एन एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, अभी जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, जरा यहां लगा के देखते हैं, क्या फर्म रजिस्टर्ड हो भी सकती है? नहीं भी। पढ़ाना, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑप्शनल। कराते हैं तो कुछ एडवांटेज है, नहीं कराते कुछ डिसएडवांटेज। पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंस नॉन रजिस्ट्रेशन 69 ऑल दैट, ठीक है, ये सब चीजें। देखिए, अब यहां सुनना, अगर हम ये मीनिंग ले लेते कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड, अगर हम ये मीनिंग लेते तो अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या लेते? अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब अगर हम ये मीनिंग ले लेते तो पार्टनरशिप फर्म कभी तो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती अगर रजिस्टर्ड है,
और कभी क्या होती है अनइनकॉर्पोरेटेड अगर रजिस्टर्ड नहीं है, एकदम गलत। पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज an unincorporated association of person irrespective of this fact whether it is registered or not registered under Indian Partnership Act. रजिस्ट्रेशन जैसा कोई लेना देना नहीं है। अब सोचो रजिस्ट्रेशन इसको लिंक कर देते क्या हम कंफ्यूज हो जाते, कभी पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेटेड बोलते कभी अनइनकॉर्पोरेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म हमेशा हमेशा क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड ऐसा पर्सन है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एस्पेक्ट के कि वो किस टाइप की एसोसिएशन पर्सन है। इट इज ऑलवेज ऑलवेज विच टाइप अनइनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन। वाई? बिकॉज इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। देख ली डेफिनेशन, फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। समझ आया? अच्छा, ये बात समझ में आती है कि सब पढ़ा तो हमने सब चीजें, लेकिन क्या इतनी डिटेलिंग की है? तो ये लेवल अप बढ़ रहा है तो डिटेलिंग करनी पड़ेगी। क्लैरिटी आ रही है ना? धीरे देखिए कैसे आपको रिलेट करना। अब ये है ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जांपल, तो अनइनकॉर्पोरेटेड की बात अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको एक साइड कर दे। अब आते हैं इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्लियर होगा सबको? ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ, बट डेफिनेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। एक चीज, ये हैबिट छोड़ दो आप सब लोग अगर अच्छा करना था तो लाइफ में, एग्जाम में, हर जगह परफेक्शन लाओ काम में। डेफिनेशन पूछेगी, अच्छा हम बाकी सब चीजों में लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट डेफिनेशन हैज टू बी वर्ड बाय वर्ड द सेम। आप उसकी एनालिसिस जब लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन लिखे डिफाइन पार्टनरशिप, इट शुड बी वर्ड बाय वर्ड द सेम along with commas, full stop, semicolon, everything same। डेफिनेशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। मैं भी बोल रहा हूं तो क्या मैं एकदम एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम बोल रहा हूं? तो ये सीखिए सब चीजें, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़ गए, हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं याद है, गलत है, होना चाहिए भाई। एक पर्टिकुलर प्रोविजन आपको नहीं याद है, पार्टनर में समझ में आता है, लेकिन जब पूरा एक्ट पढ़ के स्टार्ट ही हम उससे करते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, फर्म की डेफिनेशन क्या है, एंड नहीं क्लियर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है पढ़ने में। एनीवे देखिए, अब वापस से हम आते हैं यहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। क्लियर? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस and unincorporated association of persons। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, और साथ में नेचुरल पर्सन जुड़े हुए हैं जो उसके एजेंट की तरह काम करेंगे। सब बताया मैंने आपको। अब देखिए, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन को फर्दर, अनइनकॉर्पोरेटेड तो अलग हो गया। अब खाली हम इनकॉर्पोरेटेड की बात करेंगे, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके साथ क्या जुड़े होंगे, नेचुरल पर्सन हु विल एक्ट एज द एजेंट फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स इन द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इज द प्रिंसिपल। क्लियर? अब देखिए, जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन है, इसको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन को दो हिस्सों में। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन which are established under company law, which are established under company law, which are established under company law। अच्छा, कंपनी लॉ में ऑब्वियसली क्या स्टैब्लिश हुई? कंपनीज। हाँ है ना? ऑब्वियसली बात है, कंपनी लॉ में पार्टनरशिप हम थोड़ी बना लोगे। तो हिंदुस्तान में आज के दिन जितनी भी कंपनीज हैं, करीब 10 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास इतनी कंपनीज हैं, ठीक है। आपको जितनी भी कंपनीज हैं, क्या सब इसके अंदर फिट होती हैं? हाँ है ना? अच्छा, इसका मतलब वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन है, कहाँ स्टैब्लिश है? अंडर कंपनी लॉ। अच्छा, जो मतलब स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ जो मैं बोल रहा हूं, डज इट मीन ओनली कंपनीज एक्ट 2013? नो भाई, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी तो कंपनी बनी होगी। सारी कंपनी क्या 2013 के बाद बनी है? नो। इसका मतलब आपको कंपनी लॉ का था, कोई भी कंपनी लॉ, चाहे आज वाला चाहे पहले वाले में भी कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले भी इंडियन कंपनी एक्ट 1918 था, इंडियन कंपनी 1918, उससे पहले वी हैड इंडियन कंपनी एक्ट 1882, उससे पहले वी हैव इंडियन कंपनी 1866। इसका मतलब जो भी कंपनी, जिस समय जो कंपनी बनी, उस समय जो भी कंपनीज एक्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग। अच्छा बताइए, 1980 में वो कंपनी बनी, किस एक्ट के हिसाब से बनी होगी? कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, हाँ या ना? अच्छा, 1950 में कंपनी बनी, किस एक्ट के हिसाब से बनी? इंडियन कंपनी एक्ट 1918,
क्योंकि 1956 वाला एक्ट 1956 में आया और ना 1950 में कंपनी बनी, तो किसके साथ बनी होगी? इंडियन कंपनी एक्ट 1918 जो उसके पहले लॉ था, हाँ या ना? इसका मतलब कंपनी लॉ जब बोल रहे थे सारे कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, चाहे अभी वाला या पहले वाला, क्योंकि इतनी सारी कंपनी सब नए एक्ट में थोड़ी बनी है। तो आपको अगर नया एक्ट आया इसका तो पहले वाली कंपनी सब खत्म होकर दोबारा बनी है? नहीं, वो तो जो बनी सो जिस एक्ट में बनी, ये सुनो, इस सब की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं आज के दिन, क्या सब इसके अंदर फिट होती है? अच्छा, इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने का जो पर्पस था हमारा क्या था? ये पता करना है कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने स्टार्ट किया मतलब कंपनी एसोसिएशन पर्सन क्लियर हो गया, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ ये समझना है। तो उसके लिए हमने पूरा डिस्कशन किया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरह के होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। फिर इनकॉर्पोरेटेड को भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कराऊं, एक पार्ट मैंने ले लिया है, दूसरा पार्ट बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? अब देखो, अभी जो मतलब मैंने इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का बताया, क्या वो सारा मतलब यहां भी आएगा? क्या कंपनीज हैव गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी? हाँ या ना? Why? Because they are nothing but the incorporated associate person. Incorporated associate person मतलब ही होता है that associate person which has got a separate legal entity. इसका मतलब क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है? हाँ या ना? क्या हर कंपनी के साथ क्या नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं? डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, आप किसी कंपनी में जाकर जॉब करेंगे। अच्छा, जितने भी नेचुरल पर्सन कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, क्या उसमें जो सीनियर लेवल पे होते हैं, क्या वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं? अच्छा, बाकी लोग इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजन को। इसका मतलब सब लोग क्या है? एजेंट है, सारे नेचुरल पर्सन के एजेंट। और प्रिंसिपल कौन है? कंपनी। तो माना क्या जाएगा? एजेंट जो कर रहा है प्रिंसिपल। हम लोग कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी ने ये ऑफिस खोला, कंपनी ने एक नया बिजनेस सेटअप किया, कंपनी थोड़ी कुछ कर रही है, वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन कर जो भी रहा है, क्या वो नेचुरल पर्सन किसके नाम में कर रहा है? इन द नेम ऑफ अ कंपनी, एंड ही इज एक्टिंग एज एजेंट एंड कंपनी इज एक्टिंग एज द प्रिंसिपल। और ये माना जाता है जो एजेंट का जो एक्ट है, किसका एक्ट है? प्रिंसिपल का ही एक्ट है। ये सुनो, एंड या पढ़ेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, डिटेल में पढ़ेंगे, बताया था ना आपका अदर लॉज में, आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बट ब्रॉडली तो इतना तो आपको पता होगा कि एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, अब जो कंसेप्ट मैंने बताया था यहां लगा दिया। तो जितनी भी हिंदुस्तान में कंपनी ये सब इसके अंदर फिट होती है, दे आर ऑल हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज दे आर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन एंड दे आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन, एंड उनके साथ जो नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं, दे डू द वेरियस थिंग, कुछ उसमें डिसीजन लेते हैं, कुछ इंप्लीमेंट करते हैं एज एन एजेंट, कंपनी इज द प्रिंसिपल। तो माना जाता है कंपनी ही सब कुछ कर रही है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं दूसरा टाइप, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन established under special act of parliament. Incorporated or established under special act of parliament. मतलब ऐसे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, ये हम क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का। तो जो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब जो बताया, क्या दोनों जगह सेम होगा? अरे ये कैरेक्टर से क्या दोनों जगह सेम होगा? हाँ या ना? देखिए, स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ऐसे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन जिसको स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने स्पेशली एक लॉ पास किया, ऐसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन, क्लियर, जिनको स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? स्पेशली एक लॉ पास किया, एक्ट पास किया। जैसे एलआईसी को स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एलआईसी एक्ट पास किया। तो कैन आई से दैट एलआईसी इज एन इनकॉर्पोरेटेड पर्सन established under special act of parliament? What is the name of the special act of parliament? LIC act. अच्छा, LIC act पार्लियामेंट ने जब पास किया था, तो क्या इसके अंदर LIC स्टैब्लिश हुई? इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन और कोई संस्था LIC एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टैब्लिश हो सकती है? नो। तो कैसे थे? LIC इज एन इनकॉर्पोरेटेड पर्सन established under company law, established under special act of parliament. And what is the name of the special act? LIC. अच्छा देखिए, आज कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनीज एक्ट 2000 आज अगर होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर बनती है, बनेगी, तो कंपनीज एक्ट 2013 भी तो पार्लियामेंट ने पास किया। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है, कंपनीज एक्ट 2013 कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में एनी नंबर ऑफ कंपनी कैन बी स्टैब्लिश, हाँ या ना? किसी एक संस्था के लिए नहीं, एनी नंबर ऑफ कंपनी। ये सुनो, लेकिन LIC एक्ट क्या सिर्फ एक ही संस्था के लिए, ओनली फॉर LIC, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर नाम सुना आपने, इसको स्टैब्लिश करने के लिए UTI एक्ट पास हुआ था, ठीक है। SBI को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने SBI एक्ट पास किया था, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट IC, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश करने के लिए
बच्चे ने कहा सर एक पैटर्न बना, LIC एक्ट, UTI एक्ट, SBI एक्ट, ठीक है भाई, नाम तो ठीक से बोलो, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है, IC एक्ट नहीं है। चार्टेड अकाउंटेंट्स इसको बोलते हैं, रट लिया एक लाइन एक पैटर्न, हाँ एक पैटर्न, अरे पैटर्न थोड़ी जरूरी है, ये चांस की बात है, ऐसे नाम आ गए। चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, आपको पता होना चाहिए हम जिस प्रोफेशन को हमने ज्वाइन किया है वो इंस्टीट्यूट का स्टेटस क्या है। ICSI को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ऐसे आपको बहुत सारे हैं, RBI एक्ट, सो मेनी आर देयर। अब मुझे बताइए LIC, UTI, SBI, ICI, ICSI, ये सारे और भी बहुत सारे हैं, ये सब भी क्या इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन है? हाँ है ना, बट आर दे एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो आर दे कंपनीज? कंपनी किसको कहेंगे? जो कंपनी लॉ में एस्टैब्लिश हुई, हाँ या ना, ये वाला केस है, मिक्स नहीं करना, तभी तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ICICI की भी है, ICI की भी है, LIC की भी है, SBI की भी है, इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, इनके साथ भी नेचुरल पर्सन जुड़े हैं, बट क्या ये कंपनीज हैं? नहीं। तो इनको बोलते हैं, इनके लिए एक अलग टर्म है स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी वर्ड कॉमन रखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या कई लोग इसको कंपनी भी बोलते हैं, लेकिन खाली कंपनी नहीं बोलना, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी वर्ड आगे जरूर लगाना है, बट उसको अवॉइड ही कीजिए, कंपनी को आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बोलते भी तो स्टैट्यूटरी कंपनी बोलिए, लेकिन अवॉइड कीजिए, बेटर स्टैट्यूटरी बॉडी। तीनों बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कंपनी। LIC, UTI, LIC, SBI, ICI, ये सब क्या है? दे आर नथिंग बट द स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कंपनी। बट ये कंपनी लॉ के अंदर स्टैब्लिश ये कंपनीज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब दोनों, इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये भी आर्टिफिशियल। अच्छा बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? हाँ ना, है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या इसका बहुत सारा स्टाफ है? अच्छा, वो स्टाफ क्या नेचुरल पर्सन है? क्या उसमें कुछ स्टाफ, आपको जो टॉप बॉडी है बता रहे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेंबर, वो डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ICI, वो क्या होगा? ब्रेन का काम कर रहे हैं, ठीक है, एज एन एजेंट। बाकी लोग क्या है? एग्जीक्यूशन काम कर रहे हैं एज एन एजेंट। इसका मतलब वो जो भी कर रहे हैं, जो भी स्टाफ इन्वॉल्व है, वो क्या है? एजेंट है। और ICI क्या है? प्रिंसिपल। क्या एक्ट ऑफ द एजेंट इज दैट? बोलता है ICI ने डिसीजन लिया, ICI ने ये किया। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, ये इज अ पर्सन इन द आई। बट ये कंपनीज नहीं है, क्या है? स्टैट्यूटरी। याद है कल एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि SBI आपको बैंकिंग और ICICI बैंक लिमिटेड, मतलब दोनों बैंकिंग बिजनेस में, लेकिन ICICI बैंक लिमिटेड कंपनी लॉ में स्टैब्लिश है। क्या ICICI बैंक इधर फॉल करेगा? हाँ है ना। और SBI यहाँ फॉल कर रहा है क्योंकि ICICI बैंक कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनी है, लेकिन SBI इज नॉट स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, इट इज स्टैब्लिश अंडर द SBI एक्ट विच इज स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ आया? याद है कल बता रहा था, LIC बताया था, LIC को कंपेयर HDFC लाइफ से कंपेयर किया था। इसका तो इस तरह की बॉडी कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। समझ आया सबको? पक्का? अच्छा एक चीज बताइए, हमारा इस पूरे डिस्कशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें यह समझना कि सर कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो मुझे बताइए, इनकॉर्पोरेटेड या अनइनकॉर्पोरेटेड? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जिसके साथ नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं एज एन एजेंट। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड भी 2 तरह के होते हैं, एक स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, जिनको हम कंपनी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, हमें सिर्फ इससे मतलब है कंपनी लॉ के पेपर में हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की बात करेंगे, इनकी बात हम इनकॉर्पोरेटेड में भी जो स्टैट्यूटरी बॉडी, उसकी बात हमें, ये तो समझाने के लिए खाली स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। लेकिन कंपनी लॉ में जो भी बात हो किसके बारे में होगी? अबाउट द कंपनी, मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन एंड स्टैब्लिश वेयर अंडर कंपनी लॉ। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज unincorporated, company is always incorporated। इसलिए क्या इन दोनों का बेसिक नेचर उल्टा है एक दूसरे से? हाँ है ना। इसे देखिए, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक भी एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। कैसे? कंपनी के अंदर कोई मेंबर अगर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहे, अपनी जगह किसी दूसरे को मेंबर बनाना चाहे, क्या उसे दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ती है? नहीं, दूसरे मेंबर्स की नहीं। फर्म में एक पार्टनर क्या अपनी जगह दूसरे पार्टनर को, किसी को अपना पार्टनरशिप ट्रांसफर करना चाहे, राइट नहीं, खाली पार्टनर, क्या विदाउट द कंसेंट अदर पार्टनर कर सकता है? नो। अच्छा, वहां पे पैसा लगाने वाला कौन? पार्टनर। मैनेज करने वाले कौन? पार्टनर। यहां पैसा लगाने वाला कौन?
शेयर होल्डर, मैनेज करने वाले डायरेक्टर। इसका मतलब क्या, सब चीज उल्टा नहीं, सेपरेट है, वहां पे वो सेपरेट नहीं है। हर चीज, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जनरली क्या होती है, लिमिटेड, वहां क्या होती है, पार्टनर लायबिलिटी अनलिमिटेड। सब कुछ उल्टा नजर आया, क्यों? वो अनइनकॉर्पोरेटेड है, ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ लीजिए तो दो लॉ तो आपको वैसे ही क्लियर कि दोनों में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ये समझना कि सब कंपनी किस टाइप के एसोसिएट पर्सन है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड पर्सन स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? आर यू एंजॉयिंग द क्लास? लग रहा है कुछ कुछ नई नई चीज सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं शुरू में स्लो चलूंगा, इसलिए पेशेंस रखना। कभी सर ने आज एक ही पेज पढ़ाया, सर ने अभी आधा पेज, कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं लो। मुझे पता, ये किताब किसी और ने लिख के थोड़ी दी है, मैंने दी। मुझे पता है, मुझे तो लास्ट तक पता है कैसे कैसे चीज जाएंगी। आप उसकी, वो मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। तो सब सिलेबस आपको मेन तक बोला तो मेन तक आपका तीनों वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन शुरू में हम हड़बड़ाएंगे ना। अच्छा, एक मकान बनता है, उसके न्यू डालते समय क्या टाइम ज़्यादा लगता है? फिर फ्लोर बनने में टाइम लगता है क्या? फटाफट खींच जाते हैं। न्यू गड़बड़ा गई ना, न्यू कमजोर हो गई तो क्या आगे तक सारा सब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ शुरू में बेस बनाने में, तो इसलिए इसका पेशेंस रखिएगा, पेज मत गिनिएगा, आगे देखना पेज अपने आप भाग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।